नमस्कार, डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश विदेश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें बात होगी राजनीति की जगत की, साथ ही बात होगी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की, साथ ही बात होगी कारोबार जगत की। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं मेरे सहयोगी भावना से। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अगले 1 घंटे पावर पैक शो रहने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे आज दिन भर की गतिविधियां, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे विवाद से घिरी नीट यूजी पेपर लीक मामले की, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। साथ ही साथ एनटीए के स्थानांतरण मांग से लेकर 40 जो याचिका हैं वो हैं इसमें शामिल। इसके अलावा बात होगी कर्नाटक कोटा बिल की। क्यों कर्नाटक सरकार को आखिर प्राइवेट नौकरियों में जो आरक्षण देने से जुड़ा जो विधेयक था क्यों लेना पड़ा वापस, इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको जम्मू कश्मीर में डोडा में आज फिर से मुठभेड़ शुरू हुई है, चौथा दिन है। कितने जवान तैनात है वहां पर और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बात होगी देश भर में जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है और साथ ही साथ मॉनसून की मार कई राज्यों पर इस समय पड़ रही है, उस पर भी डालेंगे नजर। साथ ही साथ खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में होगी अहम सुनवाई। एनटीए द्वारा स्थानांतरण की मांग से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाएं भी शामिल। डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। 2 आतंकियों को घेरा, फिलहाल गोलीबारी रुकी। कर्नाटक सरकार ने विवाद बढ़ने के बाद लिया यू टर्न। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के फैसले पर लगाई रोक। तकनीकी उद्योग के साथ साथ निवेश के प्रभावित होने का भी था खतरा। बूंदाबांदी होने के बावजूद दिल्ली वासियों को नहीं मिली उमस से राहत। वहीं कर्नाटक में मूसलाधार बारिश के कारण NH 66 पर भूस्खलन, 4 की मौत। उधर पूर्वोत्तर भारत में असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के मामले में अमेरिकी संसदीय कमेटी ने उठाया बड़ा कदम। सीक्रेट सर्विस चीफ को समन जारी कर मामले में पहली सुनवाई में गवाही के लिए बुलाया। स्वीडिश ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल उतरेंगे कोर्ट पर। अंतिम 16 में अर्जेंटीना के मैरियानो नावोनी से होगी भिड़ंत। और चलिए कर लेते हैं नया सवेरा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर आज दिन भर हम सभी की नजर रहेगी। दरअसल नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के चलते परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा दायर उन याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा जिसमें हाई कोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़ी लगभग 40 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगा। पिछले हफ्ते दायर शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हलफनामों में दोबारा परीक्षा कराए जाने का विरोध किया गया था। और वहीं केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए डाटा अध्ययन से पता चलता है कि परीक्षा में किसी भी तरह की व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई है और ना ही किसी खास सेंटर या शहर में स्टूडेंट्स को असामान्य रूप से ज्यादा नंबर मिले हैं। तो वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने भी पेपर लीक के दावों को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट भी पिछली सुनवाइयों में यह टिप्पणी कर चुका है कि केवल व्यापक धांधली के मामले में ही दोबारा परीक्षा का विकल्प अपनाया जाना चाहिए। दोबारा परीक्षा से 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अब इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो आज अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी जो याचिकाएं हैं वो लंबित हैं और आज इन सभी पर सुनवाई होगी। तो ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अहम फैसला सुनाता है, क्योंकि कई सारे छात्र छात्राओं से ये फैसला जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा कृतिका, अपने 24 लाख जो छात्र हैं उनका भविष्य जो है वो इस नीट यूजी परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम सुनवाई होने वाली है, जिसको लेकर आज 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी। विकास
विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है, किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला सुना सकता है कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे सुनवाई टली, जिस तरह से आप टाइमलाइन अगर सुनवाई की देखें तो अब इस बात की संभावना बेहद कम लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के री एग्जामिनेशन के ऑर्डर देगा। ये जरूर है कि कोर्ट ने पहले भी सुनवाई के दौरान ये कहा था कि जो लोग गिल्टी हैं किसी भी तरह की मेल प्रैक्टिस की, जिन्होंने गड़बड़ी की या जिनके इशारे पर गड़बड़ी हुई, उनको चिन्हित किया जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की सुनवाई में जो सबसे अहम चीज है वो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को आप मान सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षा मंत्रालय का और एनटीए का रुख है वो तो स्पष्ट है शुरू से सुप्रीम कोर्ट में कि कोई व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई है और इसके चलते दोबारा एग्जामिनेशन कराने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से ये साफ होगा कि क्या किसी बेनिफिशियरी स्टूडेंट जिसने इस गड़बड़ी का फायदा उठाया उसकी पहचान हुई है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करते समय हमें रुथलेस होकर, यानी किसी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। तो ये स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद ही कोर्ट किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जहां तक दोबारा एग्जाम की बात है, कोर्ट ना शिक्षा मंत्रालय और ना ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बात के पक्ष में है कि कुछ सेंटर्स पर, 2 सेंटर्स पर गड़बड़ी की बात है, उनके चलते सभी स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देने के लिए कहा जाए, ये उन स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। जी विकास, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, आपसे पूछना चाहेंगे कि 2 रिपोर्ट जो हैं वो पेश की गई हैं। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया, साथ ही साथ सीबीआई ने किया है, आईआईटी मद्रास ने सर्वे किया है। कहीं ना कहीं कहा गया है कि ज्यादा अनियमितताएं नहीं हुई हैं तो और ज्यादा छात्रों को नुकसान नहीं पहुंचा है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है। वहीं सीबीआई ने भी इस तरीके की कहीं ना कहीं बात कही है। तो इस तरीके से देखा जाए और 40 याचिकाएं हैं, तो कहा जाए तो कुल मिला के किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस जो हलफनामे से पहले का जो पूरा एक बैकग्राउंडर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मोटे तौर पर विशेष परिस्थितियों में री एग्जामिनेशन होता है। पहला, जब बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई हो। दूसरा, जब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी करके जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं उनको और इस तरह की गड़बड़ियों के जो बेनिफिशियरी हैं उनको अलग ना किया जा सके, और जो शुचिता है पूरी परीक्षा प्रक्रिया की वो प्रभावित हुई हो। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर री एग्जामिनेशन के ऑर्डर्स होते हैं। कोर्ट को एनटीए और शिक्षा मंत्रालय दोनों ने ये कहा है कि ये तीनों पहलू इस पर लागू नहीं होते। ना तो व्यापक धांधली है, जैसा आईआईटी मद्रास ने डेटा एनालिसिस किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर ही हुआ, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि क्या हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से ये देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जिनका परफॉर्मेंस जो उनका एकेडमिक जो ईयर है यानी बोर्ड्स एग्जामिनेशन है उसमें तो बहुत औसत था, लेकिन यहां पर उनको बहुत ज्यादा नंबर मिल गए, या ऐसे स्टूडेंट्स को चिन्हित किया जा सकता है जिन्होंने अंतिम क्षणों में अपना सेंटर बदलने की कोशिश की। तो ये सब चीजें जो डेटा था उसको एनालिसिस करके आईआईटी मद्रास ने कहा कि ऐसी किसी व्यापक गड़बड़ी की संभावना उसको नहीं दिखती है। तो पहली शर्त यहां पर खत्म हो जाती है कि व्यापक धांधली हुई। जी। दूसरा, जहां तक बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स की बात है वो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से और बेहतर हो पाएगा। ये सील्ड एनवेलप में है स्टेटस रिपोर्ट, इसीलिए इसके कंटेंट क्या है ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि कोर्ट आज जब इसको देखेगा तभी ये बात साफ हो पाएगी। तो इसको देखते हुए री एग्जामिनेशन की संभावना, जो कि सबसे बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के लिए, उसको लेकर के उम्मीद बहुत कम है कि अब सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की पुनर्परीक्षा के आदेश देगा। जी। भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां ना हो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इन सारे पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रख सकता है। जी बिल्कुल विकास, अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें क्या कुछ मुख्य बातें कही गई हैं? देखिए, केंद्र के हलफनामे में ही ये बताया गया था कि आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट्स उन्होंने इस पूरे डेटा का एनालिसिस किया है। जी बिल्कुल। जहां तक सेंटरों पे गड़बड़ी की बात है तो सिर्फ 2 सेंटर्स पर गड़बड़ी के आरोप लगे, जिनमें से एक पटना हजारीबाग, ये क्योंकि दोनों सेंटर्स के पेपर पटना से ही गए थे, तो यहां पर, और राजस्थान में एक जगह पर गड़बड़ी हुई थी जहां पर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ी हुई थी। इसके अलावा गोधरा में किसी तरह के अनियमितता के आरोप लगे। तो ये चुनिंदा सेंटर्स का मसला है। इससे ना तो पूरा परिणाम प्रभावित हुआ है, ना ही इन सेंटर्स पर किसी ने कोई बहुत ज्यादा अंक हासिल कर मेरिट में कोई अच्छा स्थान पाया। ये भी कोर्ट को बताया गया कि जिन सेंटर्स पर आशंका भी है वहां पर
कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं पाई गई है कि बहुत ज्यादा नंबर मिले हुए स्टूडेंट्स को। ये पूरा डेटा एनालिसिस शिक्षा मंत्रालय के दावे की पुष्टि करता है। लेकिन विकास, यहाँ ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जिन याचिकाओं में छात्र हैं उन्होंने ये कहा है कि टॉप 100 जो छात्र हैं उसमें जो 61 छात्रों के जो अंक आए हैं वो 720 में से 720 आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट पेश की गई है वो असमानता को भी दर्शाती है। जी देखिए, बिल्कुल शुरू में 720 स्टूडेंट्स की बात थी, लेकिन जो इसके बाद कुछ प्रक्रियाएं हुई हैं जिसमें क्या आप कहेंगे रीएवोल्यूशन, जिसको आप कह सकते हैं, स्टूडेंट्स ने डिमांड की इन सेंटर्स पर। उसके बाद इस आंकड़े में बदलाव आया है और ग्रेस मार्क्स को जब हटाया गया, याद करें आप, जब 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को जब ये कहा गया कि आप दोबारा एग्जाम दीजिए, आपको ग्रेस मार्क्स हटाए जा रहे हैं, इन सारी प्रक्रियाओं के बाद ये आंकड़ा बहुत नीचे आ चुका है। और ये भी यहाँ पर को बताया गया कि ये जो 720 नंबर मिले थे स्टूडेंट्स को, ये भी पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सेंटर पर। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक खास सेंटर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको 100% नंबर मिले हो, 100% नंबर मिले हों। दूसरी बात यहाँ पर एक आ गया कि 7 स्टूडेंट्स जो एक खास सेंटर पर कहे गए थे कि उनको 720 अंक मिले हैं, उसमें भी बदलाव आ गया आंकड़े में रीएवैल्यूएशन के बाद। तो ये आंकड़ा बदल चुका है। अब जो पहले 67 स्टूडेंट्स का आंकड़ा था 720 नंबर पाने का, उसमें भी बदलाव आ चुका है और ये काफी हद तक 20-21 स्टूडेंट्स के आसपास या उससे भी नीचे जा चुका है, ऐसा एनटीए की तरफ से बताया गया है। जी विकास, अगर देखा जाए तो आज जब अहम ये सुनवाई होगी तो क्या उसका समय रहेगा, और साथ ही इस सुनवाई में क्या पेपर लीक को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा सकती है? देखिए, सुनवाई का समय निश्चित नहीं है, लेकिन आज सुनवाई जल्दी हो सकती है क्योंकि जो कोर्ट का जो एक लिस्ट होती है केसेस को टेकअप करने की, उसमें आज ये शुरुआती दौर में ही आने की पूरी उम्मीद है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक पर यह टिप्पणी पिछली बार की थी कि अगर पेपर सोशल मीडिया पर अवेलेबल था, मैसेंजर्स पर अवेलेबल था, तो ये बहुत भारी गड़बड़ी है। इसको एनटीए ने कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, क्योंकि एक टेलीग्राम मैसेंजर जो होता है ऐप, उसके एक चैनल पर यह दावा किया गया था कि पेपर लीक हुआ है। ये एनटीए ने बताया है कि ये पूरी तरह से फैब्रिकेटेड वीडियो है, जिसमें परीक्षा होने के बाद जो पेपर था उसको डाला गया डेट चेंज करके स्क्रीनशॉट्स में। तो ये फैब्रिकेटेड वीडियो है, और अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये सोशल मीडिया साइट्स पर या जो मैसेंजर ऐप्स हैं उन पर अवेलेबल नहीं था, उन पर उपलब्ध नहीं था, तो जो व्यापक गड़बड़ी की बात है वो खत्म हो जाती है। तो कोर्ट का एक संक्षिप्त टिप्पणी यही थी कि अगर ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे मैसेंजर्स पर उपलब्ध था तो ये भारी चिंता की बात है, लेकिन इस पर एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है अपना रुख कि ये सारे फैब्रिकेटेड वीडियोज। जिस तरीके से विकास आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कर रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब से नीट यूजी परीक्षा हुई है तब से विवादों में रहा है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जितने भी तर्क दिए हैं उतने में ये पेश किया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि सभी तथ्य जिस तरीके से फैब्रिकेटेड करके पेश किए जा रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल, देखिए एनटीए ने 2-3 बातें इस को लेकर के स्पष्ट की हैं। पहला, उन्होंने ये कहा है कि जो एनवेलप्स हैं, जिन सील्ड एनवेलप्स में पेपर जाते हैं, किसी भी सील्ड एनवेलप में छेड़छाड़ नहीं पाई गई है, क्योंकि एनटीए की अपनी टीम भी सेंटर्स पर होती है। किसी भी टीम ने कोई शिकायत इस तरह की नहीं पाई है कि पेपर लीक उनको मिला या जो एनवेलप थे वो सील्ड नहीं थे। दूसरी बात, ये सेफ बॉक्सेस में जाते हैं जो डिजिटल लॉक से, आप ये देखें कि ये जो सेंटर्स पर पेपर पहुंचते हैं ये एक डिजिटल सेफ में होते हैं और इनको एक साथ रिमोटली खोला जाता है, यानी कि दिल्ली में एनटीए के दफ्तर से इन लॉक्स को ओपन किया जाता है। तो एनटीए ने कहा कि हमारी जो प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ की संभावना न्यूनतम है। फिर भी जो आरोप हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वो जांच का विषय है, जांच एजेंसी बेहतर बता पाएगी। एनटीए ने अपनी पूरी प्रक्रिया कोर्ट के सामने रख दी है कि हम ये सारे मेजर्स फॉलो करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो भावना, अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर लगातार आज दिन भर हम सभी की नजर भी रहेगी, साथ ही क्योंकि ये जो अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा इसका सीधा असर पड़ेगा छात्र छात्राओं के भविष्य पर। बिल्कुल, और ये फैसला होगा कि नीट यूजी परीक्षा 2024 जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि क्या उसको री एग्जामिनेशन कराना चाहिए या नहीं। फिलहाल नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में बढ़ेंगे आगे और रुक करते हैं अब अगली खबर का, जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में आज सुबह फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस ने बताया है कि डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में ऑपरेशन जारी है। फिलहाल गोलीबारी रुक गई है और आप सभी को बता दें कि डोडा में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। डोडा के डेसा इलाके में 15 जुलाई को सेना और पुलिस को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की और वहां से भाग निकले। 15 जुलाई की रात 9 बजे आतंकियों ने फिर से गोलीबारी की और इसमें एक कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 जवान शहीद हो गए। 16 जुलाई को डोडा के डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कलाम भाटा में रात 10:45 पर और पंचान भाटा इलाके में रात 2 बजे फिर से फायरिंग शुरू हुई। हालांकि इसमें किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जम्मू क्षेत्र में पिछले 84 दिन में 10 आतंकी हमलों में 12 जवानों की शहादत के बाद सेना ने अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। तो डोडा में आज फिर मुठभेड़ जारी है और आपको बता दें कि आज चौथा दिन है मुठभेड़ का और आज डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में जो है वो मुठभेड़ चल रही है। जानते हैं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। डोडा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ताहिर, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, कितने आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है और अभी तक अगर सैन्य ऑपरेशन की बात की जाए तो किस तरीके से आगे बढ़ा है, और क्योंकि ये जंगलों से भरा इलाका है तो कितनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है सेना के जवानों को? देखिए भावना, सर्च ऑपरेशन तो अब तक का देखा जाए कि पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है सेना और सुरक्षा बल, जो बाकी सुरक्षा बल हैं, जैसे J&K पुलिस की SOG है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि VDG, विलेज डिफेंस गार्ड, वो इसमें शामिल हो गए हैं। और आज सुबह का जो हादसे की आप बात कर रहे हो, ये कास्तीगढ़ स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे सुरक्षा कर्मी थे जो कि पेट्रोलिंग पार्टी थी, जो कंटिन्यूस सर्च ऑपरेशन पिछले 4 दिन से चला आ रहा है। तो सुबह करीबन तड़के 4 बजे वहां पे एक फियर्स एनकाउंटर, फायरिंग हुई, अटैक किया गया उनके। उसके बाद फियर्स एनकाउंटर हुआ वहां पे, जो हालांकि ब्रीफ एनकाउंटर सिर्फ 1 घंटे तक चला और अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है कि उसमें कोई नुकसान हुआ है कोई, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि 2 सुरक्षाकर्मी जो थोड़ा घायल हुए हैं उनको GMC डोडा में लाया गया है। और इस वक्त जो आप कह रहे हो कि सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो पॉजिटिव ये देखने में आया है कि VDG मेंबर्स वो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। और जो आपने 10:45 और 2 बजे की बात की, जो बाटा में हुआ था, एक्चुअल में वो VDG मेंबर्स नहीं, उनको ट्रेस किया था और उनके साथ मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद वहां पे आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्स हैं वो एडिशनली वहां पे आई थी और उनको ज्वाइन किया था। इससे ये बात तो सिद्ध होती थी, हो रही है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही थी पहले, जो मैं कहता आ रहा हूँ कि 55 किलोमीटर के रेडियस में ये ऑपरेशन फैला हुआ है, अब उनको एक कोने में लाके एक तरह से होल अप कर दिया गया है ये जो बाटा एरिया है। इससे सिद्ध हो गया, जो 3 यहाँ पे छोटी छोटी मुठभेड़ें हुई हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि वो होल्ड अप है। हालांकि टाइम लग रहा है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज का ये है कि कोलैटरल डैमेज ना हो, ताकि उस लिए वो स्लोली ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये उनका भी कहना है, ऑफिशियल्स का कहना है कि वो राइट ट्रैक पर हैं। जिस तरह इंसिडेंट पिछले कल रात और आज तड़के हुआ, उससे लगता है कि राइट ट्रैक पर हैं वो इस वक्त। और VDG का जहां तक कहना है कि वो अभी तक पुरानी वो 303 राइफल्स के साथ है। उनका ये कहना है कि ये जो लोडेड गन्स होती हैं, मतलब उसका ये कहना है कि मतलब कि हर फायर शॉट के बाद उनको दोबारा से गन को लोड करना पड़ता है। वो उनसे मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल है, जिनके पास M4 राइफल्स, अमेरिकन राइफल्स हैं। और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी ये थोड़ा सा ये सीरियस इशू है, क्योंकि अब तक AK सीरीज यूज की जा रही थी, AK-47 थी, AK-52 थी। अब जाके पिछले 6 महीनों में ये लगता था कि कोई ना कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन, उससे
उससे बढ़कर यूज किया जा रहा है। और जो गुंदों में एनकाउंटर हुआ था, जहां 3 आतंकियों को बड़ा क्लिनिकल ऑपरेशन में ढेर किया था आर्मी ने, वहां पे फर्स्ट टाइम उनसे 3 असॉल्ट राइफल जो रिकवर हुई थी, जिन टेररिस्ट को मारा गया था, वो M4 अमेरिकन जो है कार्बाइन्स है, और जिसके ऊपर टेलीस्कोप लगी हुई है। उसके साथ मुकाबला करना VDGs का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें 303 भी है तब भी हम अब की बार इनको, जो टेररिस्ट छुपे हुए जंगलों में, उनको जिंदा यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है कि जिस तरीके से VDG तो चुनौतियां भरपूर हैं, लेकिन सेना के जवान हैं वो लगातार तत्पर जो है हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, और आतंकवादियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। फिलहाल ताहिर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो जंगल है, जैसा ये टोपोग्राफी है, वहां और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और नया सवेरा में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार दरअसल यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बताते हैं आपको कि क्यों कर्नाटक सरकार ने आखिरकार यू टर्न लिया है। निजी कंपनियों में आरक्षण मामले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और उद्योग जगत की भारी विरोध के चलते कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार अब बैकफुट पर आ गई है और यू टर्न ले लिया है। विरोध के चलते सरकार ने निजी कंपनियों में 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण वाले अपने कैबिनेट के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। बिल्कुल, और गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि कैबिनेट ने कर्नाटक में निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों के लिए 50% और साथ ही गैर प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस पोस्ट के बाद कर्नाटक सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। इसके बाद सरकार ने इस पर अब रोक लगा दी है। तो कर्नाटक सरकार ने लिया है यू टर्न और अब आ गई है बैक फुट पर। क्यों? क्योंकि कर्नाटक कोटा बिल से जुड़ा यह मामला है, जिस पर जो फैसला लिया गया था 100% स्थानीय लोगों के आरक्षण का, उसको अब जो है वो वापस ले लिया गया है। बेंगलुरु से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है हमारे साथ शुभा, ज्यादा जानकारी के साथ। शुभा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कर्नाटक सरकार, सिद्धरामैया सरकार ने बैकफुट पर आई है और यू टर्न लिया, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार क्या था ऐसा बिल में जिससे दबाव बढ़ा और कर्नाटक सरकार जो है उसको बैकफुट पर आना पड़ा? कर्नाटक सरकार ने ना किसी को पूछते हुए, ना किसी के इंफॉर्मेशन लेते हुए इन्होंने जो फैसला ले लिया था, इसके बारे में ना कोई लोगों को पता चला था, ना कोई कंपनी वालों को पता चला था। प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने जॉब करने के लिए कोशिश तो की, 50 से 75% तक रिजर्वेशन भी दिया था। जिन्होंने इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया था, संसद में एकदम इन्होंने फैसला कर लिया था। बट अभी जो इनका फैसला बाहर आया है, लोगों का प्रतिक्रिया सुन के इन्होंने अभी एकदम इस पर रुकावट डाल दिया है। सरकारी नौकरी के देने के बजाय इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में इनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अभी प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए कहा रहा है। लोगों को भी परेशान हो गया था कि 50 से 75% रिजर्वेशन अगर प्राइवेट सेक्टर में दे सकता है, वही कर्नाटक सरकार इनके एजुकेशन वालों के ऊपर इनका रियल कंसर्न हो तो सरकारी जॉब में भी दे सकते थे। लेकिन सरकार ने ऐसा फैसला नहीं उठाया था, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पास करने में लग गया था। लेकिन अब इसके बारे में विरोध प्रदर्शन हो रहा है ऑल ओवर कर्नाटक में। इसका कोई स्पंदना नहीं कर रहा है, जिसके लिए यू टर्न लिया। कल तो हॉलीडे था, इसके मौके पर भी इन्होंने अपने जाहिरात को, इन्होंने अपने विचार को कर्नाटक के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसके हम देख सकते हैं यू टर्न के अभी रोक दिया। जिन्होंने इसके निर्णय को, जो व्यक्ति ने दिया, उनको ही क्लैरिटी नहीं था आगे क्या होगा, कर्नाटक के लोगों के ऊपर क्या होगा, असर तो कुछ तो होगा। लेकिन कर्नाटक सरकार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीधा सीधा बताते हुए अभी इन्होंने यू टर्न ले लिया है। अभी जी शुभल, अगर देखा जाए तो जब ये अहम फैसला लिया गया और इसका ऐलान किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए, तो चौतरफा विरोध शुरू हुआ था, जिसमें खासतौर पर जो निजी कंपनियां हैं, जो संगठन है, और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी ये विरोध सरकार को झेलने को पड़ रहा था।
कंपनी वालों को कहना ये है कि स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों को इन्होंने अपने कंपनी में जॉब देने के लिए रिक्वायरमेंट करते हैं, लेकिन अभी कर्नाटक सरकार जो घोषणा की है, इनको जब भी स्किल का ट्रेनिंग भी नहीं दिया था और कर्नाटक में 15 वर्ष तक इन्होंने जब कन्नड़ा बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, उन लोगों के लिए जॉब ऑफर किया। इसके बारे में भी अभी इन्होंने बहुत सारे नियम का रचित भी किया है, जो कन्नड़ा पढ़ सकता है, लिख सकता है। कन्नड़ा मीडियम में इन्होंने अपने सारे एजुकेशन किया हो, तो लेकिन कर्नाटका में सिर्फ कन्नड़ा मीडियम वाला नहीं है, जो कन्नड़ा है, मराठी है, हिंदी में सेकेंड थर्ड लैंग्वेज में भी कन्नड़ा पढ़ सकता है, लेकिन उन लोगों को इन्होंने जॉब ऑफर नहीं दिया था। इसके बारे में एग्जाम्स की तैयारी भी की थी, लेकिन लोगों को यहाँ सामने करना नहीं आ रहा है, जिससे कंपनी वालों ने भी यही बताया कि स्किल अनस्किल लोगों को फर्क दिखता है। जो इन्होंने अपने कंपनी के लिए खुद एम्प्लॉय को चूज कर सकता है, लेकिन कर्नाटक सरकार कंपनी वालों को भी अभी रुकावट किया है, जो इनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उनके ऊपर डाल दिया है। जी शुभा, तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभा बता रही थी कि किस तरीके से कर्नाटक सरकार ने यू टर्न लिया है और बैकफुट पर आई है, और मामला जुड़ा है कर्नाटक कोटा बिल से जुड़ा हुआ, जिसमें प्राइवेट नौकरियों में 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का ये मामला था, जिसको लेकर बैकफुट पर आ गई है कर्नाटक सरकार और अब इस फैसले को पर लगा दी है रोक। बिल्कुल, और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक फैलते हुए वायरस को लेकर। लेकिन आखिर क्या है वो वायरस और इससे सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट हो रहा है, उस पर भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है, हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक, जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं गुजरात में फैले चांदीपुरा वायरस की। बताते हैं आपको कि चांदीपुरा वायरस क्या है, इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य में चांदीपुरा वायरस से एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। इस वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की है। और वहीं अगर देखा जाए तो अब अगले हफ्ते स्वास्थ्य महानिदेशक के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय टीम इस पूरे मामले में बैठक भी करेगी और हालातों की समीक्षा भी करेगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि चांदीपुरा वायरस काफी तेजी से दिमाग में फैलता है और इस बीमारी का फ्लूइड से भी ट्रांसमिशन होता है। इस वायरस से मृत्यु दर 50% तक है। फिलहाल चांदीपुरा वायरस का अभी तक कोई भी टीका नहीं बना है। गौरतलब है कि साल 1966 में पहली बार महाराष्ट्र में नागपुर के चांदीपुरा में इस वायरस की पहचान की गई थी और यही वजह है कि इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। आपको बता दें कि इस वायरस को साल 2004 से 2006 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में रिपोर्ट किया गया था। चांदीपुरा वायरस एक RNA वायरस है जो सबसे ज्यादा मादा फ्लैबिटोमाइन मक्खी से फैलता है। तो चांदीपुरा वायरस जो है वो अपने पैर पसार रहा है। गुजरात में एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है और दिमाग में ये जो है वो वायरस फैलता है और बेहद ही खतरनाक माना जा रहा है। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना खतरनाक है ये वायरस, क्या है इसके लक्षण, और क्या आपकी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात हुई होगी, किस तरीके से इससे निजात पाई जा सकती है, क्योंकि गुजरात के साथ साथ अब राजस्थान में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए इसकी जो मृत्यु दर है वो 50% तक माना जाता है। यानी कि अगर जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं तो उनमें 50% चांसेस है डेथ की, मौत की। तो ये एक निश्चित तौर पे चिंता का विषय है और अभी तक 2 से 3 राज्यों में इसके फैलने की खबर है और 12 बच्चे जो इंसेफेलाइटिस जैसे इसके सिम्टम होते हैं, जो दिमागी जो बुखार जिसको हम बोलते हैं, उस जैसे लक्षण
के साथ उन बच्चों को डिटेक्ट किया गया है और अब तक 2 सिर्फ बच्चों की में पुष्टि हुई है चांदीपुरा वायरस की, और बाकी सभी सैंपल आईसीएमआर के लैब में भेजे गए हैं, एनआईवी पुणे में भेजे गए हैं। और जो गुजरात हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश के जो कुछ जिले हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है। और इस तरह के जो लक्षण है दिमागी बुखार के, उन बच्चों की पहचान की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और साथ ही साथ उनके सैंपल को एनआईवी पुणे और आईसीएमआर के लैब में भेजा जा रहा है। बीते हफ्ते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय जो विशेषज्ञों की टीम थी, उन्होंने राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। सोमवार को एक बार फिर एक बैठक होगी राज्यों के साथ और हालात पे केंद्र सरकार की नजर है और जो भी एक्सपर्ट एडवाइस है एनसीडीसी की तरफ से, एनआईवी पुणे की तरफ से या फिर आईसीएमआर की तरफ से, वो राज्यों को दी जा रही है। जहां तक इसके प्रसार का सवाल है, तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वायरस है और जो मच्छर है या फिर जो मक्खी है उनके जरिए ये फैलता है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता है। और इसलिए एहतियात के तौर पे वहाँ पे जिन इलाकों में, जिन डिस्ट्रिक्ट में ये मामले पाए गए हैं वहाँ पे सर्विलेंस किया जा रहा है। मच्छर और जो मक्खी है उसको को पनपने न दिया जाए और उससे कैसे साफ सफाई रखा जाए, इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक लक्षण की बात है तो ये फेफड़े को संक्रमित करता है और उसके बाद धीरे धीरे वो ब्रेन की तरफ जाता है। दिमागी बुखार जिसके इंसेफेलाइटिस जैसे जितने भी इसके लक्षण है वो इससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि थोड़ी सतर्कता जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि 1966 में पहली बार महाराष्ट्र में चांदीपुर में इस वायरस की पहचान की गई थी, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो ये जो वायरस है वो सीधे तौर पर बच्चों पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें और अपने परिवार में जो भी बच्चे हैं उनका बेहद ही ध्यान रखें ताकि वो इस वायरस की चपेट में ना आए। बिल्कुल सही कहा आपने कृतिका। आगे बढ़ते हैं नया सवेरा में, बात कर लेते हैं पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की, जहां रत्न भंडार को आज फिर से खोला जाएगा। इससे पहले 46 साल के लंबे अंतराल के बाद 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला गया था, जिसके बाद खजाने के द्वार 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे। और वहीं जब 1978 में पुरी जगन्नाथ मंदिर का खजाना खोला गया था तो उस वक्त रत्नों और आभूषणों की गिनती में 72 दिन लगे थे। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का धाम धन धान्य से परिपूर्ण रहा है। मंदिर का रत्न भंडार अमूल्य निधियों से भरा हुआ है, जिसमें बेशकीमती रत्न आभूषण, दुर्लभ धातुओं की मूर्तियां, सोने चांदी की मुद्राएं, मुकुट और तमाम अन्य अलंकार इसमें शामिल है। और अब आज इसे दोबारा से खोला जाएगा, जहां रत्नों की गिनती के दौरान एक एक कर खजाने की निधियों की जानकारी लोगों के सामने आएगी। तो आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर का जो ये रत्न भंडार है ये आज फिर से खोला जाएगा और आखिर कितना रत्न वहां पर इकट्ठा हुआ है उसकी जानकारी सभी लोगों तक दी जाएगी, क्योंकि कई सालों के बाद में ये रत्न भंडार खोला जा रहा है। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में नया सवेरा में अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जुलाई से प्रारंभ हो रही पावन कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में जल शक्ति, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री और साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री और राज्य मंत्रीगणों की उपस्थिति भी रही। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और नगर विकास विभाग को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा से संबंधित हर जिले की हर सड़क की मरम्मत का शेष काम अगले 72 घंटों में पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे कांवड़ यात्रा रूट की साफ सफाई कराई जाए और इस क्रम में पूरे महीने ये जारी रहना चाहिए। कहीं भी गंदगी या जल भराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि कांवड़ियों द्वारा तय मानकों के साथ डीजे बजाया जाना चाहिए, लेकिन डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक नहीं हो। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक संदेश भी लिखा। इस संदेश में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार आस्था, परंपरा और विरासत के सम्मान और संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। उसी क्रम में अटूट श्रद्धा और समर्पण की प्रतीक पावन कांवड़ यात्रा के सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, तो सावन का महीना जो है वो शुरू होने वाला है और उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ की जो यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए समीक्षा बैठक की है, जिस बैठक में तैयारियों का जायजा लिया गया है। आपको बता दें कि 22 जुलाई से शुरू हो रही है पावन कांवड़ यात्रा।
बिल्कुल, इस यात्रा को लेकर अपडेट्स आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे आज अखबारों में क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र का, जो तमाम अखबारों की सुर्खियां लेकर के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नारायण, सुप्रभात आपको। क्या कुछ आज अहम सुर्खियां हैं जो अखबारों में प्रकाशित की गई हैं? जी सुप्रभात कृतिका और भावना। अखबारों की सुर्खियों में हम पहली नज़र डालते हैं हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान ने एक खबर जिसे अहमियत दी है वह यह है कि पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण मिलेगा। ये हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है और साथ ही साथ ये भी एक विशेष बात है कि 3 वर्ष की छूट मिलेगी ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में। जब अग्निवीर होंगे, वो पूर्व अग्निवीर जब कहलाएंगे, तब उन्हें 3 वर्ष की ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर आयु सीमा में जो है छूट वो कहाँ मिलेगी। अखबार ने यह बताया है कि कांस्टेबल, वन रक्षक और जेल वार्डन जैसी जो पोस्ट हैं वहाँ पर उन्हें 3 वर्षों की छूट मिला करेगी। और साथ ही साथ पहले बैच के जो भी अग्निवीर होंगे उन्हें 5 वर्षों की छूट मिलेगी। साथ ही साथ अखबार ने यह भी बताया है कि 5 लाख तक का ऋण अग्निवीर जो होंगे वो आगे व्यवसाय करना चाहेंगे तब उन्हें ऋण भी प्रदान किया जाएगा। तो इस अखबार ने इस खबर को बनाया है, अपना अहमियत दी है इस खबर को। दूसरी जो खबर है, दैनिक जागरण ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण की मंजूरी देने के बाद कर्नाटक सरकार अब पीछे हटी है, इसे महत्व दिया है। और हम जानते हैं कि कल जो है राज्य के मंत्रिमंडल ने निजी उद्योगों में कन्नड़ भाषी जो लोग होते हैं, कन्नड़ के जो मूल लोग होते हैं, उन्हें ही प्रशासनिक पदों पर 50% तक का आरक्षण देने का प्रावधान किया था। और साथ ही साथ जो गैर प्रशासनिक पद होते हैं वहाँ 70% तक पद देने की छूट, मतलब वहाँ पर उन्हें आरक्षण मिला था। और अब इसके बाद सरकार ने फैसला लिया है, ऐसा इसलिए किया है कि उद्योग जगत की जितनी भी जो कंपनियाँ होती हैं उन लोगों ने ये कहा कि कर्नाटक सरकार इसको मतलब इस कदम से पीछे, अपने कदम को पीछे करे और इसके बाद फिर कर्नाटक सरकार ने इस निर्णय से अपने कदम खींच लिए हैं वापस। इसके अलावा CAA के तहत दिल्ली में 400 लोगों को मिली नागरिकता, इसे पंजाब केसरी ने अहमियत दी है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित भारतीय तथाकथित नागरिक जो हैं वो, उन्हें नागरिकता पूर्ण रूप से सरकारी रूप से मिलती नहीं है। उन्हें 2500 जो हैं 2500 नागरिक, उनमें से 1600 लोगों ने अधिकृत रूप से आवेदन किया और उनमें से 400 लोगों को नागरिकता अब मिल चुकी है। दैनिक जागरण ने इसके बाद एक खबर है जो पर्यावरण की रक्षा के प्रति दिल्ली सरकार संवेदनहीन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस खबर को अहमियत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 422 पेड़ों को काटने की अनुमति पर दिल्ली विकास प्राधिकरण जो है वो एक तरीके से असंवैधानिक कार्य कर रहा है। दिल्ली सरकार को ऐसी अनुमति होती नहीं है, बावजूद इसके ऐसा क्यों किया गया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने वो बताए दिल्ली सरकार के पर्यावरण को जो नुकसान कर रही है दिल्ली सरकार, उसकी भरपाई वो किस तरीके से करेगी। इसके अतिरिक्त विदेश से एक खबर है जो ट्रंप के आसपास कड़ी सुरक्षा आजकल अधिक बढ़ गई है और किसी से भी वो हाथ तक नहीं मिला रहे। हम जानते हैं कि सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट हैं US में, वो चूँकि ट्रंप पर एक जानलेवा आक्रमण हुआ था और उस आक्रमण में वो बाल बाल बचे थे, कान पर उनकी हालांकि गोली फिर भी लगी थी। इसी कारण से वहाँ रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन जैसी कुछ जो वहाँ पर जो विशेष गोष्ठियाँ हो रही हैं, उपवेशन हो रहे हैं, वहाँ पर ट्रंप इतनी चाक चौबंद सुरक्षा में है कि वो हाथ तक नहीं मिला रहे। और इसके अलावा इस खबर देश दुनिया की जो खबर है उसमें जनसत्ता ने यह भी बताया है कि ट्रंप के बारे में सच बोलना बाइडेन जारी रखेंगे, वो बंद नहीं करेंगे सच बताना। और निकी हेली ने हालांकि ट्रंप का समर्थन कर दिया है।
और इसके अतिरिक्त खेल की खबरों में खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक के लिए 117 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है और बस वहाँ एक विशेष खबर है कि गोला फेंक की एथलीट जो है आभा खटुआ, उनका नाम इस सूची से नदारद है और इसके अतिरिक्त सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को मंजूरी मिली है। यह खबर भी विशेष रूप से राष्ट्रीय सहारा ने अपने खेल के पृष्ठ पर इसे अहमियत दी है। तो ये थी आज की अखबारों की सुर्खियों में कुछ खबरें। आगे की खबरों के लिए हम रुख करते हैं अपनी सहयोगी भावना और कृतिका के पास। धन्यवाद नारायण, तमाम अखबारों की विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए। और इसी के साथ में चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर नजर डालेगा। अंदाज होगा फटाफट। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के मामले में अमेरिकी संसदीय कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है। कमेटी ने सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बरली चीटल को एक समन जारी कर सोमवार को पहली सुनवाई में पेश होने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। व्हाइट हाउस के एक प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने यह जानकारी दी है। दरअसल लास वेगास में यूनिडोसियस सम्मेलन में भाषण देने से पहले उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट में जो बाइडेन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जर्मनी अगले साल तक यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को आधी करने की योजना बना रहा है। 2025 तक जर्मनी यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को 4 अरब यूरो तक कर देगा। अभी हाल में जर्मनी यूक्रेन को 8 अरब यूरो की सहायता दे रहा है। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा निर्मित घाटों को अब तोड़ दिया जाएगा। अमेरिका ने गाजा में मानवीय सहायता देने वाले मिशन के पूरे होने का दावा किया है। इस मिशन के तहत फिलिस्तीनियों को भोजन और अन्य आपूर्ति मुहैया कराई जा रही है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भूमध्य सागर क्षेत्र में प्रवासी संकट की समस्या को हल करने के लिए यूरोप और अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बैठक की। ट्रांस मेडिटेरेनियन माइग्रेशन फोरम नामक बैठक में लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद अल दबाइबा को और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी शामिल हुए। अर्जेंटीना में एक विमान को बर्फीले पहाड़ में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ गई। इसे निकालने में विशेषज्ञों और एक हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। चुबूट प्रांत में पाइपर PA-18 विमान को तकनीकी कारणों से बर्फीले लेगून पर उतारना पड़ा। इसके पायलट को एक दिन बाद सुरक्षित निकाला गया। पेरिस में एक कैफे में कार के घुस जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य कई घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर से ड्राइवर फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बाद अब बात कारोबार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों की। अंदाज फिर से होगा फटाफट।
31 जुलाई 2024 को आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% ज्यादा है। देश की दिग्गज फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ग्लेन फार्मा की दवाई जेनेरिक टॉपरामेट कैप्सूल जल्द ही अमेरिका के बाजारों में उपलब्ध होगी। अमेरिका के हेल्थ रेगुलेटर यूएसएफडीए ने इस दावे को मंजूरी तो दी है। टॉपरामेट कैप्सूल मिर्गी जैसे गंभीर दौरे के इलाज में रामबाण साबित होती है। ग्लेन फार्मा ने शेयर बाजार को अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है। प्लेटिनम और दूसरी धातुओं से मिलाकर बनाई गई चीजों की आड़ में कम आयात शुल्क चुकाकर गोल्ड इंपोर्ट किया जा रहा है। इन एलॉय प्रोडक्ट्स को गलाकर सोना निकाला जा रहा है और उसे डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। इस संबंध में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने वाणिज्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा है कि जिन चीजों में 5% से अधिक गोल्ड मिला हो, उनके लिए गोल्ड कंटेंट के हिसाब से अलग इंपोर्ट ड्यूटी तय की जाए। सोयाबीन डी ऑयल्ड केक डीओसी के निर्यात में उछाल के कारण जून में भारत का डीओसी निर्यात 20% बढ़कर 3,35,196 टन हो गया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एसईए ने डीओसी के निर्यात आंकड़े जारी किए हैं। नीति आयोग आज इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। ये रिपोर्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के दायरे एवं चुनौतियों सहित उसके व्यापक विश्लेषण का परिणाम है। गूगल एआई के साथ भारतीय स्टार्टअप परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और 10,000 स्टार्टअप को एआई सक्षम बनाएगी। गूगल ने कहा है कि वह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर मेटी स्टार्टअप हब के साथ काम कर रही है ताकि भारत की 10,000 स्टार्टअप को जेनरेटिव एआई में सक्षम बनाया जा सके। और इसी के साथ चलिए नया सफर में बात अब बजट की भी कर लेते हैं। दरअसल हाल ही में जल्द ही बजट 2024 पेश होने वाला है, तो एक सेगमेंट बजट से जुड़ा हुआ। तो बजट 2024 तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर है भारत और देशवासियों को आगामी बजट 2024 का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में टारगेटेड स्कीम्स के जरिए महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ाने के बारे में चर्चाएं अब प्रमुख तौर पर हो रही हैं। बिल्कुल, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सुधार लाने और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को समर्थन करने के मकसद से की गई सरकारी पहल आर्थिक आउटलुक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। महिलाओं में भारत के सामाजिक आर्थिक स्थिति को नया आकार देने की जबरदस्त क्षमता है। सरकार का अगर पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो अधिकतर योजनाओं के केंद्र बिंदु में महिलाएं होती हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त नारी के जरिए समृद्ध भारत की राह गढ़ने की सोच है और इस सोच को सरकार ने अपनी कार्यशैली में पूरी तरह से उतारा भी है। गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई में खाना बनाते वक्त धुएं से मुक्ति दिलाने के मकसद से 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इसका फायदा ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रहने वाले बीपीएल परिवार की महिलाओं को मिला। देश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की, जिसके चलते राष्ट्रीय लिंगानुपात पहली बार सुधरकर 1020 हुआ। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, तो वहीं दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 1,80,000 से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए। वहीं मुद्रा लोन योजना के जरिए नवंबर 2023 तक कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 30.64 करोड़ महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं। बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर तक 3.2 करोड़ खाते सक्रिय हैं। अपने शहर से बाहर जाकर कामकाज करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से कामकाजी महिला छात्रावास योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत सरकार कामकाजी महिलाओं को गांव, कस्बा, शहर और बड़े शहरों में रहने के लिए हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हाल ही में वित्त मंत्री ने लखपति दीदी योजना के बारे में बताया कि महिला लाभार्थियों का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है। 9 करोड़ महिलाएं 83 लाख स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रही हैं। ये सरकार के दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के उद्देश्य का ही परिणाम है, जिसके तहत नीतिगत पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक एजेंडा निर्धारित किया गया। भारत की विकास यात्रा महिलाओं के सशक्तिकरण से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने नारी सशक्तिकरण को अपने एजेंडे में सबसे आगे रखा है। आने वाले बजट में उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं को विभिन्न चरणों में सहायता देने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों में और बढ़ोतरी होगी। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज। और बजट 2024 के बाद अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल स्वीडिश ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 16 में अर्जेंटीना के मैरियानो नावोन से होगी भिड़ंत। इससे पहले सुमित ने स्वीडन के एलियास यमेर को 6-4, 6-3 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई थी। इसके साथ ही सुमित एटीपी टेनिस सिंगल्स रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ 68वें पायदान पर भी पहुंच गए हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं के साथ की बातचीत। मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के युवा भविष्य के नीति निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल। एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 29 भारतीय एथलीट इन खेलों में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। इसमें 11 महिला और 18 पुरुष शामिल हैं। भारत के शौर्य बावा ने विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। इस प्रतियोगिता में शौर्य कुश कुमार के बाद कांस्य पदक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। कुश कुमार ने वर्ष 2014 में कांस्य पदक जीता था। और स्पोर्ट्स के बाद में अब खबरें सिने जगत यानी ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। सरदार 2 मूवी के सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। स्टंट के दौरान हुए हादसे में 54 साल के सीनियर स्टंटमैन एलुमलाई की 20 फुट की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई। मशहूर अंतर्राष्ट्रीय रैपर ड्रेक के कनाडा स्थित 800 करोड़ के घर में बारिश का पानी भर जाने पर उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने उसका एक वीडियो भी साझा किया है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए फिल्म जवान के डायरेक्टर एटली कुमार ने 10 मिनट की एनिमेटेड फिल्म बनाई है। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें अपनी आवाज दी है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कंगना रनौत से उनकी दोस्ती पर बात करते उन्होंने कहा कि एक्टिंग में उनके साथ एक ही चीज अच्छी हुई कि वो और कंगना अच्छे दोस्त बन गए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और कंगना रनौत ने साल 2011 में आई फिल्म मिले न मिले हम में एक साथ काम किया था। अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी जल्द ही साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म सनकी में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में पूजा हेगड़े और आहान की जोड़ी पहली बार आएगी नजर। निर्माता एल रेड कुमार और निर्देशक वेट्रीमारन की तमिल फिल्म विधुतलाई पार्ट 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया। इस फिल्म में अभिनेता विजय सेतुपति और सूरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की और जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ अगले 4 दिन भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान।